आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाले भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस ऑनलाइन वीडियो में विद्या भारती द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत। कक्षा 10वीं के अध्याय 1 भोजन एवं मानव स्वास्थ्य पर आज अध्ययन करेंगे। बोर्ड पैटर्न के अनुसार इस अध्याय का अंक भार 4 निर्धारित किया गया है, जिसमें से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक 1 अंक का, एक 3 अंक का। इस अध्याय को शुरू करते हैं। भोजन एवं मानव स्वास्थ्य पाठ पर बिंदु चर्चा करते हैं तो भोजन की बात आती है। भोजन जब मनुष्य ग्रहण करता है तो मनुष्य स्वस्थ रहेगा, यानी इस पाठ का परिभाषा के तौर पर भोजन है और मानव स्वास्थ्य, यानी व्यक्ति भोजन के रूप में कुछ न कुछ पदार्थ खाता ही है। अब ये बनता है कि क्यों खाता है, यानी अपने शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, यानी शरीर की पूर्ति करने वाला पदार्थ तो अपने जीवन का पोषण, जीवन का आधार है। तो पोषण बिंदु पर अपन अध्ययन शुरू करते हैं। शरीर की वृद्धि एवं शरीर के विकास के लिए जो भोज्य पदार्थ खाया जाता है वो पोषण कहलाता है। पोषण का अर्थ है पूर्ति करने वाला। अपने शरीर को ऊर्जा चाहिए, ये ऊर्जा पोषण से ही पूर्ति होती है। ये पदार्थ पाचन क्रिया के माध्यम से जीव में जाकर भिन्न भिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और उपापचय क्रियाओं द्वारा जो ऊर्जा बनेगी वो ऊर्जा शरीर को मिलेगी और शरीर चलता रहता है। लेकिन ये भोजन तो करते हैं, लेकिन भोजन भी 2 प्रकार के होते हैं, संतुलित भोजन या असंतुलित भोजन। अब अपन संतुलित आहार यानी संतुलित भोजन पर चर्चा करें तो ये होगा कि संतुलित क्या है। आपने तराजू से तोला हुआ देखा होगा, दुकान पे जाते हैं तब एक तरफ किलोग्राम वाट रखते हैं, दूसरी तरफ पदार्थ या कुछ सामग्री तोला जाता है। तो एक तरफ अपना शरीर है और एक तरफ कुछ भोज्य पदार्थ है। जब जिस शरीर को जितनी आवश्यकता है उतना ही पदार्थ अपने को मिलता है तो संतुलित है। लेकिन जैसे दुकान पर 1 किलो गुड़ लेते हैं तो एक तरफ 1 किलो गुड़ है, एक तरफ 1 केजी यानी 1 किलोग्राम का वाट है। यदि दोनों ही बराबर है तो संतुलित है, नहीं तो असंतुलित है। इस प्रकार अपन जो भोजन करते हैं मानव, इस भोजन के अंदर कुछ आवश्यक पोषक होते हैं। वो पोषक जितना शरीर को आवश्यकता है उतना ही शरीर को मिलते हैं, वो भोजन संतुलित आहार है। ये तो सामान्य परिभाषा। अब है विस्तृत परिभाषा। वह भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक उपलब्ध हो। जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन तथा जल ये उचित मात्रा में हो, शरीर की पूर्ति करते हैं, ऐसा भोजन संतुलित भोजन कहलाता है। इस भोजन के 6 घटक हैं जो निम्न हैं।
जो स्क्रीन पर दर्शाए गए हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल। यदि इन सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में शरीर को मिलते रहे तो वह संतुलित भोजन कहलाएगा। अब है संतुलित भोजन के कार्य। यदि व्यक्ति या मानव संतुलित आहार लेता है तो वो शरीर में जाकर क्या क्या काम करता है। शरीर को मजबूत बनाता है, शरीर को तंदुरुस्त बनाता है, शरीर को ऊर्जावान बनाता है, शरीर को रोगों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, अपने अंदर WBC है उसको बढ़ाता है ताकि बाहर से कोई रोग अंदर प्रवेश करे ही नहीं। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, दिमाग को तेज एवं स्वस्थ बनाता है, शरीर में थकान होने से रोकता है क्योंकि शरीर में ऊर्जा मिलती है। जब ऊर्जा है तो थकान नहीं होगी, और कोई व्यक्ति ऊर्जा नहीं लिया टाइम पे तो उसको थकान महसूस होती है। अब बात है असंतुलित भोजन की, यानी असंतुलित आहार की। वो भोजन जिसमें किसी पोषक की कमी हो। जो पोषक वही अभी ये जो अपन ने संतुलित भोजन या आहार में बात की थी कि जो पोषक शरीर को पूर्ति करने वाले हैं वो पूर्ति करने वाले में किसी पोषक की कमी हो तो वो भोजन क्या कहलाएगा? असंतुलित भोजन या असंतुलित आहार कहलाएगा। कोई व्यक्ति को भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है तो वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। अब बात करते हैं कुपोषण किसे कहते हैं। लंबे समय तक जब पोषण में यानी जो भोजन ले रहे हैं उस भोजन के अंदर एक या अधिक पोषक तत्व की कमी हो, या तो प्रोटीन की कमी हो जाए, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए, विटामिन की कमी हो जाए, खनिज लवण की कमी हो जाए, यानी किसी एक पोषक तत्व की उसमें कमी हो, लंबे समय तक हो तो वो कुपोषण कहलाता है। कुपोषण के कई कारण हो सकते हैं जो स्क्रीन पर निम्न दर्शाए गए। पहला है संतुलित भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलना। अपने देश में गरीबी भी अधिक है जिसके कारण भी जिनको जितनी आवश्यकता है उतना भोजन नहीं मिल पाता। जिनमें पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलना ये कारण बन जाता है। उसका कारण है गरीबी, और कुछ गरीबी के कारण ये भोजन पर्याप्त मात्रा में जब नहीं मिल पाता है मानव को तो मानव कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। इनमें प्रमुख रूप से सामान्य गरीब परिवार के बच्चे और गरीब परिवार के लोग मुख्य रूप से इसके कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ता है। बुरी आदतों के कारण कई लोग सामान्य घरों में जो खाना बनता है वो नहीं खाते, ये नहीं खाऊंगा। सामान्य बच्चों की जिद होती है तो वो बच्चे भी कुपोषण के कारण बन जाते हैं। या फिर कोई नशीली व्यक्ति है, समय पर भोजन नहीं कर पाता है तो उसे किसी न किसी पोषक तत्व की कमी हो जाती है। वो तो बुरी आदतों के कारण भी कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। कुपोषण का प्रभाव, जब कोई व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है तो उसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता होगा? तो मुख्य रूप से उसकी शारीरिक दुर्बलताएं आ जाती, शरीर कमजोर हो जाता है, और मानसिक दुर्बलताएं भी आती है। मन से भी अस्वस्थ, शरीर से भी अस्वस्थ हो जाता है, यानी दुर्बलता के कारण, क्योंकि उसको ऊर्जा पूरी रूप से नहीं मिल पाती है उस कारण। कुपोषण के प्रकार: विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण, खनिज लवण कुपोषण। अपने इस अध्याय में 3 कुपोषणों पर चर्चा करेंगे। पहला है प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन
जो घटक है, भोज्य घटक, ये भोजन का सूक्ष्म भाग होते हैं। यानी भोजन में बहुत कम मात्रा में ही लेना पड़ता है, लेकिन कार्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि किसी के शरीर में किसी एक प्रोटीन की कमी हो जाए तो एक प्रकार का लक्षण प्रकट होगा। वो लक्षण किसी रोग को इंगित करता है। ऐसे कई प्रकार की विटामिन्स होती है जो अपने पाठ्यक्रम में दे रखी है, वो जो एक सारणी पर मैंने स्क्रीन पर दर्शाया है। लेकिन कुछ विटामिन अपने पाठ्यक्रम में नहीं दी गई है, वो भी थोड़ी मैं बताऊंगा। पहला, विटामिन ए। ये विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी रोग यदि किसी व्यक्ति को हुआ है तो उसको कम प्रकाश में या रात को दिखाई नहीं देता है। ये उसके लक्षण है, इस रोग के लक्षण है। अब कहते हैं कि भाई ये रोग हो जाए तो क्या करें। यदि ये रोग हो जाए किसी को तो उस व्यक्ति को हरे पत्तेदार सब्जियों का अधिक सेवन करें, जिसके कारण रतौंधी का भी नहीं होगी। दूसरा विटामिन है थायमीन B1। इसकी कमी है थायमीन बी, विटामिन B1 है जो स्क्रीन पर दर्शाया गया B12। ये किताब के पाठ्यक्रम में स्क्रिप्ट लिया गया है, लेकिन ये जो लिया गया है ये B1 है। बेरी बेरी रोग हो जाता है इसकी कमी से, थायमीन की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, जिससे व्यक्ति में हृदय की धड़कन कम हो जाती है, पेशियां एवं तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती है। पेशियां संकुचन है या तंत्रिकाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचनाएं पहुंचाने का काम करती है। ये भी बेरी बेरी रोग के कारण नहीं पहुंचा पाएगी, कमजोर हो जाएगी। तो थायमीन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। अगली विटामिन है विटामिन B2, राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लेविन जो विटामिन का रासायनिक नाम है, राइबोफ्लोविनेसिस रोग हो जाता है। इसकी कमी से राइबोफ्लोविनोसिस रोग हो जाता है। ये रोग जिस व्यक्ति को होते हैं उसके होठ की त्वचा का कॉर्नर जो है फटता है, स्मृति में भी कमी आती है। मुख के कॉर्नर है, होठ के कॉर्नर है, उसकी जो त्वचा है वो फटने लगती है। विटामिन B3 नियोसिन, पेलेग्रा रोग हो जाता है। इसकी कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है। विटामिन B3 नियोसिन जिसका रासायनिक नाम है, इसकी कमी से, यानी ये कमी, पेलेग्रा रोग जब किसी व्यक्ति को होगा उसकी जीभ और त्वचा पर पपड़ियां पड़ जाती है। विटामिन C स्कॉर्बिक अम्ल, इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जिसके कारण मसूड़ों में खून आता है, त्वचा पर चकत्ते बनते हैं। ये उसके रोग के लक्षण है। यदि इस प्रकार का कोई रोग किसी व्यक्ति में हो जाए, उस व्यक्ति को खट्टे फल खाने चाहिए जो विटामिन C की पूर्ति करते हैं। नींबू है, संतरा है, आंवला है, इनका नित्य सेवन करना चाहिए, जिसके कारण विटामिन C की कमी नहीं होगी। विटामिन D कैल्सिफेरॉल जिसका रासायनिक नाम है, और रिकेट्स रोग हो जाता है, जिससे, यदि रिकेट्स रोग, सूखा रोग भी कहा जाता है इसको, पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है, घुटने पास पास में आ जाते हैं। इन विटामिन का सक्रियता करनी हो तो सुबह के टाइम में धूप का सेवन करना चाहिए। सर्दी के दिनों में 8 से 10 बजे तक कम से कम 1 घंटा तक धूप का सेवन अवश्य करें, तो अपने शरीर के अंदर विटामिन D सक्रिय रहेगी। और विटामिन D की पूर्ति जब होती रहती है
तो पैरों की हड्डियों की मुड़ना और घुटने पास में आ जाने की शिकायत बिल्कुल नहीं रहती है। प्रोटीन कुपोषण से पहले अपने पाठ्यक्रम के अनुसार तो मैंने चर्चा कर दी, लेकिन इसके अलावा भी विटामिन ई, विटामिन के होता है। विटामिन ई नपुंसकता और विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में काम करता है। प्रोटीन कुपोषण, प्रोटीन भी गरीबी के कारण सब मनुष्यों को पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता है, जिनके कारण प्रोटीन की कमी हो जाती है। और प्रोटीन की कमी जब होती है तो प्रोटीन के कारण उसका कुपोषण का प्रभाव भी पड़ता है। सामान्यतः ये स्त्रियों और बच्चों पर अधिकांश प्रभाव पड़ता है। किशोरी अवस्था में प्रोटीन पोषक की आवश्यकता ज़्यादा होती है, या गर्भवती महिला है या छोटे बच्चों को आवश्यकता रहती है। लेकिन जब पर्याप्त मात्रा में ये प्रोटीन नहीं मिल पाती है तो इसका कुपोषण का कारण भी बन जाता है। इसके कुपोषण के प्रमुख दो रोग हैं, क्वाशियोकोर और मेरस्मस। जैसा स्क्रीन पर चित्र दिखाया गया है, मेरस्मस रोग के और क्वाशियोकोर के, दोनों के चित्र देखकर आप पूर्ण अंदाज लगा सकते हैं कि ये रोग किस प्रकार के होते हैं। जब ये दिखाया जाता है कि शरीर बहुत दुबला हो जाता है, सूखने लग जाता है, या त्वचा पीली पड़ जाती है, या भूख कम लगती है, बच्चे का पेट फूल जाता है। पहले चित्र में देखो बच्चे का पेट फूला हुआ है, दूसरे में हड्डियाँ पसलियाँ अलग अलग दिखती है, आंखें अंदर धसी हुई दिखाई दे रही है। तो ये सामान्यतः प्रमुख प्रोटीन के कुपोषण के कारण ये रोग होते हैं। पहला रोग है क्वाशियो और कोर। ये रोग यदि किसी को बच्चों को हुआ है तो उस बच्चे के निम्न स्क्रीन पर दिखाए गए लक्षण अंकित करते हैं। पहले है, बच्चे का पेट फूल जाता है, भूख कम लगती है, स्वभाव चिड़चिड़ापन हो जाता है, त्वचा पीली पड़ती है और काली धब्बेदार होकर फटने लगती है। ये सामान्यतः क्वाशियोकोर के लक्षण हैं। इस प्रकार के लक्षण जब बच्चों को होते हैं तो क्वाशियोकोर रोग हो जाता है। इस रोग के कारण शरीर जो है उसमें पेट फूला हुआ है, और स्क्रीन पर चित्र दिखाया गया, मैंने पहले आपको दिखाया था। अब है मेरस्मस। इस रोग के कारण भी शरीर सूखकर दुर्बल होता है। जो दूसरा चित्र जैसे 1.1 का बी चित्र दिखाया गया था मैंने, जैसे यह है, इस चित्र में आप ध्यान से देखेंगे तो स्पष्ट दिखाई देता है कि पसलियां अलग अलग दिखाई देती है, आंखें अंदर धसी हुई महसूस होती है। यानी शरीर सूखकर दुर्बल हो जाता है, आंखें क्रांतिहीन होकर अंदर धस जाती है, भूख इसमें भी कम लगती है। ये इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। यदि इन रोगों की पूर्ति करनी है तो सामान्यतः बच्चों को प्रोटीन युक्त भोजन करवाना चाहिए। प्रोटीन मुख्यतः दालों से मिलती है। खनिज लवण कुपोषण। खनिज भी अपने शरीर के अंदर संचालन का कार्य सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शरीर संचालन खनिज लवण ही करते हैं। कुछ खनिज लवण जो है अपने एक सारणी में दर्शाया गया है। तो ये 6 प्रकार के खनिज लवण मुख्य हैं: सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, लोह तत्व और आयोडीन। अपने शरीर के अंदर ये सभी यानी 6 स्क्रीन पर दर्शाए गए 6 पोषक तत्व जो खनिज तत्व हैं, ये तत्व शरीर में कम मात्रा में ही आवश्यकता है, लेकिन काम बहुत महत्वपूर्ण करते हैं। तो सोडियम तत्व सामान्यतः अपन नमक में उपयोग में लेते हैं, नमक के माध्यम से अपने को मिलता है। या मांसाहारी व्यक्ति है तो मांस के सेवन में या मछली सेवन में, दूध या अंडे में भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। ये सोडियम अपने शरीर में बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। मांसपेशियों के संकुचन, अपन हाथ पैर खोलना, चलना फिरना में विश्वसामान्य मांसपेशियों का संकुचन फैलने करने से ही चल पाते हैं। तो इसके संकुचन और फैलने में सोडियम तत्व मुख्य भूमिका अदा करता है।
तंत्रिके आवेश। तंत्रिकीय आवेश संचरण मतलब एक अंग की सूचना को दूसरे अंग तक ले जाना तंत्रिकाओं का काम करता है। तो तंत्रिकाओं का संचरण में भी ये सोडियम तत्व काम करता है। शरीर का विद्युत अपघटन, शरीर के जिस अंग पर कोई सूचना आई है उसमें एक विद्युत अपघटन क्रिया होती है और वो विद्युत अपघटन से विद्युत आवेग बनेगा। वो आवेग तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। मस्तिष्क उसको वापस प्रतिवर्ती चाप के द्वारा उस निश्चित अंग से पहुंचाता है। इस प्रकार की क्रिया में सोडियम तत्व खनिज लवण बहुत महत्वपूर्ण होता है। शरीर के संतुलन बनाने में भी योगदान देता है। ये सोडियम तत्व खनिज लवण तत्व जो काम करता है शरीर में, वह का वह पोटेशियम तत्व भी काम करता है। मांसपेशी संकोचन, तंत्रिकीय आवेग, शरीर का विद्युत अपघटन, संतुलन के शरीर की कोशिकाओं में संचालन में भी योगदान देता है। कैल्शियम और फास्फोरस ये भी समान कार्य करते हैं जैसे सोडियम और पोटेशियम करते हैं। कैल्शियम सामान्यतः दूध, अंडे, हरे पत्तेदार या हरी सब्जियों में उपयोग में सर्वाधिक ये प्रमुख स्रोत है। कैल्शियम, विटामिन डी, जो अभी पहले अपने विटामिन में चर्चा की थी कि हड्डियां जो है वो पैरों की मुड़ जाती है, तो हड्डियां मजबूत करने का काम, दांतों को मजबूत करने का काम कैल्शियम और फास्फोरस से ही होता है। तो विटामिन डी के साथ साथ हड्डियों और दांतों को मजबूत की प्रदान करने का काम, और आपने इसमें पहले देखा था कि विटामिन डी है उसके अंदर कैल्सिफ्रोल उसका रासायनिक नाम है। तो कैल्सिफ्रोल में कैल्शियम है, तो कैल्सिफ्रोल जो कैल्शियम है वो कैल्शियम तत्व हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है। यदि वो नहीं हो पाता है जिसके कारण उसके शिकार बन जाते हैं। तो फास्फोरस भी कैल्शियम हड्डियां और दांतों को मजबूती प्रदान करने में भी फास्फोरस का भी योगदान वैसा ही वैसा रहता है। लोह तत्व जिसको आयरन या लोहा कहेंगे, ये तत्व मांस, रक्त, बाजरा, दही, सब्जियां, गाजर और गुड़ से प्राप्त होता है। मिठाइयाँ जैसे मीठा पदार्थ से ये अपने शरीर के अंदर रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है और हीमोग्लोबिन जो वर्णक है जो रक्त के अंदर पाया जाता है, जिसके कारण शरीर में रक्त का रंग जो है वो लाल दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन अपने शरीर के अंदर निर्माण करने में लोह तत्व, खनिज तत्व जो है उसका मुख्य योगदान होती है। जिसके रक्त में लोह तत्व की मात्रा अधिक है तो हीमोग्लोबिन का निर्माण अधिक होगा, और ये हीमोग्लोबिन जब शरीर के अंदर अधिक बनेगा तो खून अधिक बन पाएगा, और खून जब अधिक है शरीर के अंदर तो शरीर को ऊर्जावान बनाना, शक्तिशाली बनाएगा। और हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीकरण वर्णक है, ऑक्सीजन का परिवहन करने में मदद करता है, ऑक्सीजन की बंधुता है। जब कोई व्यक्ति श्वास खींचकर शरीर के अंदर जब O2 पहुंचती है, ऑक्सीजन पहुंचती है, तो उस ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन बांधता है और वो शरीर में रक्त में वो बांधने बाद में रक्त में घुल जाती है और शरीर में चली जाती है। शरीर में फिर उपापचय क्रियाएं कराने काम करेगी, जिससे वो उपापचय क्रिया द्वारा वापस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलती है। यानी ऑक्सीकरण परिवहन में भी मदद करती है, ऑक्सीजन को बांधने का काम करती है हीमोग्लोबिन। आयोडीन, आयोडीन जो तो है वो सामान्य अपन आयोडीन युक्त नमक से प्राप्त करते हैं। समुद्री भोजन, हरे पत्तों वाली सब्जियां और सेंधा नमक जिसको काला नमक कहते हैं, उनसे भी आयोडीन की पूर्ति होती है। यदि जिसके शरीर में आयोडीन की पूर्ति प्राप्त मात्रा में नहीं हो पाती है तो अपने गले में उपस्थित एक ग्रंथि है
थायराइड ग्रंथि, वो थायराइड ग्रंथि अपनी क्रिया मंद कर देती है, जिसके कारण थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है। थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण जब शरीर में नहीं होता है तो शरीर में गलगंटा रोग हो जाता है, जिसको घेंगा रोग कहता है, जिससे गला में सूजन आ जाती है। और जब गले में सूजन आ जाती है तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है। थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण आयोडीन खनिज लवण से ही होता है। तो देखिए, आयोडीन अपने शरीर में बहुत महत्वपूर्ण है। जो अपन बाजार में जब नमक खरीदते हैं तो आयोडीन युक्त नमक का ही उपयोग करना चाहिए। खनिज कुपोषण यदि किसी मनुष्य को होता है तो उसके शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, वैसे इसकी जिक्र अपने पूर्व स्क्रीन से जो खनिज लवण की सारणी दे रखी थी उसमें अपने चर्चा कर ली थी, लेकिन तो भी मोटे रूप से वापस अध्ययन कर लेते हैं। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि की क्रिया मंद हो जाती है, जिससे घेंगा रोग हो जाता है। रुधिर में लोह तत्व की कमी के कारण हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिसके कारण रक्तहीनता यानी एनीमिया रोग हो जाता है, जिसका चेहरा पीला पड़ जाता है। कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से हड्डियां और दांत कमजोर हो जाती है। सोडियम और पोटेशियम की कमी से विद्युत अपघटन शरीर में नहीं हो पाता है, मांसपेशीय संकुचन नहीं हो पाता है। इस बिंदु आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में जो आपने अध्ययन किया है, इस अध्ययन से संबंधित कुछ मैंने गृह कार्य स्क्रीन पर दर्शाए हैं। इसका पहला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? यह आपको अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। प्रोटीन कुपोषण के प्रमुख रोगों के नाम लिखिए। आपको हिंट के लिए मैंने बताया कि 2 प्रमुख हैं, लेकिन मैं अब नाम नहीं बताऊंगा, आपको ही लिखने हैं। प्रमुख विटामिनों के नाम और उनकी कमी से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।